Good morning, students. On yesterday we have finished chemical kinetics. Today we will start surface chemistry. What is surface chemistry? That branch of chemistry which deals with the phenomenon that occurs at the surface or the interfaces of the substances is called surface chemistry. Surface chemistry में हम लोग surface phenomenon पर होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं. ठीक है. और इसमें हम लोग देखेंगे कुछ पॉइंट्स जैसे एडजॉर्प्शन. ठीक है. एडजॉर्प्शन है क्या? तो होता क्या है कि देखिए प्रीवियस 11th में एक चीज मैं पढ़ाया था आपको. यहाँ पर मैं पॉइंटर लेकर के आपको समझाने की कोशिश करूंगा. इसमें सपोज कि लिक्विड भरा हुआ है आपका. इसमें आपका लिक्विड भरा हुआ है और अगर यहाँ पर कोई हम लोग एक लिक्विड मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर लें, इस पर मल्टी डायरेक्शनल फोर्स लगता है. इस साइड भी लगेगा, इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा. इधर भी आपको फोर्स लगेगा. तो अगर किसी पॉइंट पर मल्टी डायरेक्शनल फोर्स लग रहा हो तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाता है? जीरो हो जाएगा. बिल्कुल ये जीरो हो गया ना, कोई फोर्सेस पर नहीं लगेगा. लेकिन आ जाइए जरा आप सरफेस पर. सरफेस पर है तो इधर तो फोर्स लग रहा है आपका, इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है. ठीक है. इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है. बट above the surface there is no molecules, so it will not be attracted toward in upward direction. तो ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, लेकिन जो इधर वाला फोर्स है उसका रिजल्टेंट फोर्स किधर होगा? नीचे की तरफ होगा. तो मोलिकुल्स जो होता है सरफेस पर वो नीचे की तरफ श्रिंक करना चाहता है. तो कोई भी चीज उस पर अगर सरफेस पर आप दीजिएगा तो अट्रैक्शन और रिटेंशन हो जाता है. इसी फेनोमेनन को एडजॉर्प्शन कहते हैं. What is adsorption? So it is surface phenomenon in which the gaseous substances or other substances are attracted and retained there. This phenomenon is known as adsorption. And what is the cause of adsorption? तो सरफेस पर, सरफेस के ऊपर कोई मोलिकुल्स नहीं होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगता है ना, नेट रिजल्टेंट फोर्सेज डाउनवर्ड होता है, जिसके चलते सरफेस के मोलिकुल्स नीचे की तरफ स्ट्रेन में रहते, नीचे की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं. और उसी सरफेस पर अगर कोई हम लोग गैसीय सब्सटेंसेज या कोई दूसरा सब्सटेंसेज स्पीशीज रिएक्टेंट स्पीशीज दे दे तो वह रिटेन कर जाता है. क्यों? क्योंकि वहाँ अट्रैक्शन होने लगता है, नीचे की तरफ खिंचाने लगता है. इसी चीज को हम लोग एडजॉर्प्शन कहते हैं. मतलब कि एडजॉर्प्शन एक तरह से आपका सरफेस फेनोमेनन ही, सरफेस पर ही होता है, बल्क में नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बल्क में आपका नेट फोर्सेस जो होता है वो जीरो हो जाता है. तो वही है एडजॉर्प्शन. है क्या? एक्युमुलेशन ऑफ मोलिकुलर स्पीशीज एट द सरफेस रेदर देन इन द बल्क ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड इज टर्म्ड एज एडजॉर्प्शन. चलिए एडजॉर्प्शन का कॉज और डिफिनेशन क्लियर हो गया. देखिए एडजॉर्प्शन में दो पार्ट होता है. जिस तरह से आप सॉल्यूशन में पढ़े थे कि सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है. सॉल्यूट कम मात्रा में था, सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में था. उसी तरह से एडजॉर्प्शन में दो कंपोनेंट हो गए. जो दैट सब्सटेंस which is adsorbed on the surface is known as adsorbate. जिस सब्सटेंस का एडजॉर्प्शन होता हो उसको एडजॉर्बेट कहते हैं. और जिस सब्सटेंस पर एडजॉर्प्शन हो रहा हो, जिसके सरफेस पर एडजॉर्प्शन हो रहा हो, एडजॉर्बेट आके रिटेन कर रहा हो, एडहेयर कर रहा हो, तो उस कंपोनेंट को हम लोग एडजॉर्बेंट कहते हैं. तो दोनों चीज मैं बता दिया आपका.
पहला बताया एडजॉर्बेट द मोलिकुलर स्पीशीज और द सब्सटेंस विच concentrate or accumulate at the surface is termed as adsorbate। और दूसरा हो गया adsorbent। ये क्या है? तो the substance on the surface of which adsorption is taking place is called adsorbent। जिस सरफेस पर एडजॉर्प्शन होगा उसी को हम लोग एडजॉर्बेंट कहते हैं, और जिसका एडजॉर्प्शन होता है उसको हम लोग एडजॉर्बेट कहते हैं ना। आइए एडजॉर्बेंट का कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे चारकोल हो गया, सिलिका जेल हो गया, एलुमिना जेल हो गया, क्ले हो गया, कोलवाइड्स हो गया, मेटल इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट, ये सभी के सभी एडजॉर्बेंट का काम करते हैं। और वैसे में सबसे अच्छा एडजॉर्बेंट वह होता है जो ज्यादा से ज्यादा पोरस होता हो ना। इसमें आपका चारकोल जो होता है सबसे ज्यादा पोरस होता है, ठीक है, इन सबों में अभी जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। या सरफेस एरिया जिसका ज्यादा होगा वो आपको एडजॉर्बेंट, अच्छा एडजॉर्बेंट का काम करेगा। तो चारकोल भी कई तरह का होता है, अगर बोन से ऑब्टेन कर लीजिए तो बोन चारकोल कहला जाएगा, ब्लड से ऑब्टेन कर लीजिए तो ब्लड चारकोल कहला जाएगा, ठीक है। और चारकोल में भी दो फर्दर उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं, चारकोल और एक्टिवेटेड चारकोल। उसको हीट कर दीजिए, पोर क्लियर हो गया, पहले से अगर कोई एडजॉर्प्शन है, एडजॉर्प्शन हुआ हो किसी भी एडजॉर्बेट का, उसको हटा दीजिए तो वह एक्टिवेटेड चारकोल कहलाएगा। तो जो एक्टिवेटेड चारकोल होगा और अच्छा एडजॉर्बेंट माना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एडजॉर्प्शन। व्हाट इज एडजॉर्प्शन? रिटेंशन एंड अट्रैक्शन ऑफ द substances, gaseous substances or other substances or the solid substances of the surface of solid or liquid is known as adsorption। It consists of two component, that is adsorbate। जिस सब्सटेंस का अट्रैक्शन रिटेंशन हो रहा हो सरफेस पर उसको एडजॉर्बेट बोलते हैं, और जो सरफेस अपना प्रोवाइड कर रहा हो जिस पर एडजॉर्प्शन हो रहा हो उसको हम लोग एडजॉर्बेंट बोलते हैं। अब आइए एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन हम लोग कुछ देखते हैं डेली लाइफ में। The molecules of gases like O2, H2, CO, Cl2, ammonia और SO2 concentrated at the surface of the charcoal। ये सब कुछ गैसेज हैं जो चारकोल के सरफेस पर क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट कर जाता है, कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। मतलब क्या हो गया कि एक्यूमुलेशन हो गया, ठीक है। कुछ ऐसे मोलिकुल्स हैं, मोलिकुल्स ऑफ द डाई एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। अगर आपका जैसे क्या कहा जाता है, कोई भी चीज कलर है आपका और उसमें अगर चारकोल डाल दिए तो डाई जो होता है चारकोल के सरफेस पर आ जाता है। इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आपको चीनी जो होता है, ओरिजिनल शुगर जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है, मटमैला होता है, तो देखने में खराब लगता है, सुंदर नहीं लगता है। तो हम लोग करते क्या है, उसमें चारकोल डाल देते हैं, तो चारकोल जो होगा उसके उसमें जो डाई प्रेजेंट है चीनी में उसको एडजॉर्ब कर लेता है, तो क्या हो जाएगा, उजला हो जाएगा, कलर उसका हट जाएगा। तो ना, तो वही कह रहा है द मोलिकुल्स ऑफ द डाई एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ द चारकोल। चारकोल के सरफेस पर एक्यूमुलेशन होता है। फिर है आपका, हाँ नेक्स्ट जो हम बोले वो तो इसमें है ही, डिक्लराइजेशन ऑफ रॉ शुगर व्हेन पास्ड ओवर एनिमल चारकोल। चीनी जो होता है, कच्चा चीनी वो ब्राउन कलर का होता है, उसमें हम लोग डाल देते हैं एनिमल चारकोल ना। तो ये क्या कहा जाता है, वुड चारकोल भी डाल दीजिए, तो उससे होगा कि वो डिक्लराइज कर जाएगा, उजला हो जाएगा। द एयर बिकम्स ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल। देखिएगा शू हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो तो छोटा छोटा इतना बड़ा बड़ा पुड़िया बना हुआ होता है, उसको फाड़ करके देखिए तो बालू की तरह निकलेगा, वो क्या है, सिलिका जेल होता है। किसके लिए? तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए। वहां पर नमी नहीं है, नमी अगर आ जाएगा तो इंस्ट्रूमेंट को वो हार्म करेगा, ठीक है। इसलिए क्या कहा जाता है, उसको ड्राई रखने के लिए उसमें सिलिका जेल डाल दिया जाता है। आइए अब हम लोग देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। दोनों है क्या, एडजॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है ना। तो देखने सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन थोड़ा सा का अंतर है, एक में डी है एक में बी है। एडजॉर्प्शन, दूसरा हो गया एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन आपका एक सरफेस फेनोमेनन है, ठीक है, जबकि एब्जॉर्प्शन आपका बल्क प्रोसेस है। ये ले लीजिए, क्या कहा जाता है, चौक ले लीजिए और चौक पर इंक डाल दीजिए, ठीक है, तो सरफेस पर कम आएगा, ज्यादा अंदर की तरफ घुस जाता है, एब्जॉर्प्शन हो गया। ये किशमिश ले लीजिए, उसको पानी में डाल दीजिए, पानी अंदर की तरफ अंगूर में, ये क्या किशमिश में अंदर घुस जाता है, एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है।
तो अगर कोई बल्क में पूरा होल बॉडी में अटेंशन और रिटेंशन हो रहा हो, अंदर चला जा रहा हो, ठीक है, तो उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। लेकिन जब सरफेस पर अटेंशन और रिटेंशन हो रहा, अट्रैक्शन और रिटेंशन हो रहा हो, तो उसको हम लोग एडजॉर्प्शन कहते हैं। आइए वन बाय वन करके इसका हम लोग स्टडी करते हैं। Substance in the concentrated is concentrated only at the surface. एडजॉर्प्शन में सब्सटेंसेस जो होते हैं कौन एडजॉर्बेट कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं ओनली एट द सरफेस, while in the case of absorption substances are uniformly distributed throughout the bulk, पूरे बल्क में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इट इज सरफेस फेनोमेनन, एडजॉर्प्शन आपका एक सरफेस फेनोमेनन है, जबकि एब्जॉर्प्शन आपका बल्क फेनोमेनन है। नेक्स्ट देखिए आप, वाटर वेपर आर एडजॉर्ब्ड बाय सिलिका जेल। सिलिका जेल पर क्या होता है, वाटर वेपर एडजॉर्ब हो जाता है, ठीक है। वहीं आपका एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल क्या हो गया, वाटर वेपर आर एब्जॉर्ब्ड बाय द अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जहां पर रखिएगा तो कोई भी चीज को उसको मॉइस्ट करा देगा, जैसे इथाइल अल्कोहल है, उसको ड्राई करना है तो उसमें हम लोग एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के प्रेजेंस में करा दिए तो उसको ड्राई कर देगा। उसी तरह से वहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है, पूरा बल्क में पानी उसका सूखता है, जबकि एडजॉर्प्शन में जैसे सिलिका जेल पर सिर्फ सरफेस पर ये सूखता है, एडजॉर्ब होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा बेसिक पॉइंट लिया हूँ, थोड़ा एनसीईआरटी से साइड बुक से भी एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन और कुछ पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। डिजॉर्प्शन ना, डी मतलब होता है रिमूवल। अगर एडजॉर्प्शन हो गया हो और उस पर से हम लोग एडजॉर्बेट को एडजॉर्बेंट से रिमूव करा दें, जो गैसियस सब्सटेंसेस which are adsorbed on the surface of the adsorbent are removed either by heating or by reducing the pressure. This phenomenon is known as desorption और इसी phenomenon को हम लोग desorption कहते हैं। What is desorption? The process of removing an adsorbed substance from the surface on which it was absorbed is called desorption, ठीक है। और कैसे होता है, बाय हीटिंग या रिड्यूसिंग प्रेशर, दो मेथड से होता है। अब आइए जॉर्प्शन। जॉर्प्शन अगर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ हो, साइमल्टेनियसली हो, ठीक है, तो उसी को हम लोग जॉर्प्शन कहते हैं ना। तो इस साल चाहे तो जॉर्प्शन पूछा है या डिजॉर्प्शन इस साल एनुअल एग्जाम में आपका पूछा था, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। जॉर्प्शन के एग्जाम्पल देख लीजिए, एक कॉटन ले लीजिए और कॉटन पर कॉटन को ले जाके इंक में डुबा दीजिए, तो जितना सरफेस पर रहेगा उतना बल्क में भी होता है ना। देखिए यहाँ पर आपका ब्लिंकिंग करते हुए दिखलाया हूँ, कॉटन डिप्ड इन इंक। इंक में अगर कॉटन को डिप करते हैं तो सरफेस पर भी रहता है और अंदर भी रहता है, बल्क में भी रहता है। तो ये है आपका एक एग्जाम्पल हो गया किसका, जॉर्प्शन का। जॉर्प्शन क्या है, तो इट इज ए फेनोमेनन इन व्हिच द एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली एंड कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। कभी कभी होता क्या है कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक ही सब्सटेंस पर दोनों होने लगता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, बोन चारकोल ले लिए और कॉन्सेंट्रेटेड KCl डाल दीजिए, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड KCl में जब बोन चारकोल डालिएगा तो वह सरफेस पर होगा, यानी एडजॉर्प्शन होने लगेगा। लेकिन क्या कहा जाता है, वही आप डाइल्यूट KCl ले लीजिए और बोन चारकोल पर डाल दीजिए तो उस पर सिर्फ आपका एब्जॉर्प्शन होने लगेगा ना। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब वह आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाइएगा, दोनों साथ साथ होने लगता है, जॉर्प्शन जिसको हम लोग कह दिए, और आपका एक ही कैटलिस्ट पर यानी एक ही आपका एडजॉर्बेंट पर एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन भी पॉसिबल है ना, कंडीशन चेंज करने से। कॉन्क HCl ले लिए एडजॉर्प्शन, डाइल्यूट KCl ले लिए एब्जॉर्प्शन। आइए अब नेक्स्ट है आपका एडजॉर्प्शन वर्सेज एब्जॉर्प्शन। हैंग कर गया है, आप लोग बने हुए हैं ना, हेलो। यस हाँ बेटा, यस थोड़ा सा सिस्टम का प्रॉब्लम हुआ है।
रिस्पॉन्ड नहीं किया है, पावर पॉइंट हैंग किया है। एक्चुअली लगातार कई एक बार क्लिक कर दिए इसीलिए ऐसा हुआ। तो हो गया था उठा। हाँ, एडजॉर्प्शन वर्सेज एब्जॉर्प्शन आपको दिखलाना चाह रहा हूं मैं, आपको डायग्राम के सहारे। इसमें आप देख लीजिए एडजॉर्प्शन, और देखिए यहाँ पर पार्टिकल्स चैनल है ना, अंदर की तरफ अगर ये आ जाए तो आपका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होने लगेगा, और सरफेस पर बाहर बाहर एडहेयर कर जाए ना, अटेंशन और अट्रैक्शन और रिटेंशन होने लगे सिर्फ, तो ये एडजॉर्प्शन कहलाएगा ना। अगर अंदर की तरफ चैनल में चला जाए, पार्टिकल्स चैनल में, तो इसको एब्जॉर्प्शन, देखिए ये सब एब्जॉर्प्शन हो रहा है आपका यहाँ, ये एब्जॉर्प्शन दिखलाया गया है इस रास्ते से होकर के, ठीक है। ये पार्टिकल्स अगर सरफेस पर हो तो एडजॉर्प्शन होने लगा ना। तो एडजॉर्प्शन कहाँ होता है, एडजॉर्प्शन कहाँ होता है, ये डायग्राम से दिखाने की कोशिश किया हूं मैं। चलिए नेक्स्ट देखिए आप। हाँ जी, फर्दर हम लोग एडजॉर्प्शन को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो नाम से ही क्लियर है, फिजिकल और केमिकल, ठीक है। अगर पुअर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, वंडरवाल फोर्सेज हो, किसके किसके बीच में, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में, तो ये हो गया आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन। और अगर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में, तो इसको हम लोग केमिकल एडजॉर्प्शन या केमीजॉर्प्शन बोलते हैं, और फिजिकल एडजॉर्प्शन को हम लोग फिजिजॉर्प्शन भी बोलते हैं ना। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो अभी जस्ट मैं आपको डिफाइन किया था फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में। इट एराइजेज बिकॉज ऑफ वंडरवाल फोर्सेज, इसमें वंडरवाल फोर्सेज होता है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है आपका, केमिकल बॉन्ड होता है ना। इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है स्पेसिफिक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, वजह, अखिलेश? नहीं पता है सर। नहीं पता है, किनसे पूछ लो फिर, वॉल्यूम कम करने दीजिए, वॉल्यूम मेरा बहुत ज्यादा है। अनुराग? नहीं मालूम सर। ड्यू टू वंडरवाल फोर्सेज, वंडरवाल फोर्सेज पढ़े होंगे कोलंबिक फोर्सेज में, कोई भी सब्सटेंसेज जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्शन होता है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन है सिर्फ ना, यही वजह है कि ये स्पेसिफिक इन नेचर नहीं है। आइए नेक्स्ट देखिए, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, यह रिवर्सिबल होता है, कौन सा, फिजिजॉर्प्शन। तो यह रिवर्सिबल क्यों होता है, क्योंकि वहां पर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, जस्ट वंडरवाल फोर्सेज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए वहां यह रिवर्सिबल इन नेचर होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस, मोर इजिली लिक्विफिएबल गैसेज आर एडजॉर्ब्ड रेडली ना। फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है, अलग से भी पढ़ाएंगे हमने, ये क्या क्या जाता है, फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, तो यह नेचर ऑफ द गैस पर डिपेंड करता है। अगर कोई इजिली लिक्विफिएबल गैसेज है, ठीक है, तो वह ज्यादा उसका एडजॉर्प्शन होगा। अब ये क्वेश्चन रहेगा अनुराग से ही, इजिली लिक्विफिएबल गैसेज किसको कहते हैं? इजली लिक्विफिएबल, शायद क्रिटिकल टेम्परेचर इसका सर कम, नहीं बेटा, हाई हो, कम होगा तो हाई। हाँ, कम होगा तो इजिली लिक्विफिएबल नहीं ना होगा, कम होगा, यस। ठीक है, कम होगा तो थोड़ा सा भी टेम्परेचर बनने पर वह गैस में बदलने लगेगा, लिक्विफाई आप नहीं कर पाइएगा। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई हो इजिली लिक्विफिएबल होगा ना, और ऐसे गैसेज का फिजिकल एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज लो,
इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन का कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि यहाँ पर वंडर वाल फोर्सेज लगते हैं जो कि एक पुअर फोर्स है। नेक्स्ट है आपका लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एडजॉर्प्शन, इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। यह लो टेम्परेचर पर ही फेवरेबल है, हाई टेम्परेचर पर नहीं है। क्यों? कौन बताएंगे? कोई एक एक्सप्लेन कीजिए। सुनिधि चल तुम बताओ। पता नहीं सर। कोई और? सर एक्सोथर्मिक है। बिल्कुल सही आंसर इसका यही है। द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, देयरफॉर लो टेम्परेचर इज फेवरेबल अकॉर्डिंग टू लीश-शतालिए प्रिंसिपल। लीश-शतालिए प्रिंसिपल के हिसाब से लो टेम्परेचर चाहिए। क्यों? क्योंकि यह एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, चलिए रीजन आता है बेटा। एडजॉर्प्शन, फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन में कंपेयर कराना मतलब आसान है ना, लेकिन उससे जो रीजनिंग बन के आता है वो डिस्कस कर रहा हूँ, जितना कर रहा हूँ सब आपको तैयार करना है। नेक्स्ट है आपका नो अप्रिसिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड, मतलब ज्यादा टेम्परेचर की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि यहाँ केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन वहाँ होता है जहाँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, और उसके लिए हमको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पर भी यह डिपेंड करता है। लार्जर सरफेस एरिया होगा, ठीक है, तो एडजॉर्प्शन आपको ज्यादा होगा। नेक्स्ट है इट रिजल्ट इनटू मल्टीमोलकुलर लेयर ऑन द एडजॉर्बेंट सरफेस अंडर हाई प्रेशर। अगर हाई प्रेशर दे दिया जाए तो मल्टीमोलकुलर लेयर बनता है ना। तो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन बैंक में है कि जब एडजॉर्प्शन होने लगता है तो मल्टी लेयर एक के बाद एक लेयर बनने लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो सरफेस यहाँ पर इस सरफेस फेनोमेनन पर सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वंडरवाल फोर्सेज ही लगते हैं, जिसके चलते सरफेस प्रोवाइड रहता है, मल्टीमोलकुलर लेयर बन जाता है। लेकिन अगर वही आपका केमी एडजॉर्प्शन रहता तो वहाँ यूनिमोलकुलर लेयर बनता है। क्यों? क्योंकि सरफेस इज ऑलरेडी इंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल बॉन्ड। जहाँ केमिकल बॉन्ड होता है वहाँ यूनिमोलकुलर लेयर ही बनता है, जबकि आपका फिजिजॉर्प्शन में मल्टीमोलकुलर लेयर बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पर केमिकल बॉन्ड नहीं रहता है, एडजॉर्प्शन होता चला जाता है। चलिए अब केमिकल एडजॉर्प्शन, जिसका दूसरा नाम केमिजॉर्प्शन भी है, उसके बारे में देखते हैं। इट इज कॉज्ड बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, इसमें केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। व्हाई इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड जो होता है सबके बीच में नहीं हो सकता है, इसीलिए स्पेसिफिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इट इज इरिवर्सिबल। यह इरिवर्सिबल होता है, हिट कर दीजिए तो डिजॉर्प्शन होने लगेगा ना, चेंज कर जाता है, मतलब इंटर कन्वर्टेबल यह नहीं होता है। नेक्स्ट है इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। यह गैस के नेचर पर भी यह डिपेंड करता है ना। गैसेज विच कैन रिएक्ट विद द एडजॉर्बेंट शोज केमिजॉर्प्शन। वैसे गैसेज जो एडजॉर्बेंट से केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं, वही आपको क्या कहा जाता है? एडजॉर्प्शन शो करते हैं, केमिजॉर्प्शन शो करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। चलिए एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है इसका हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट, हाई टेम्परेचर इसके लिए फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि इट रिक्वायर्स सम एक्टिवेशन एनर्जी टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, लेटर ऑन इट विल बी डिसइंटीग्रेटेड टू गिव द प्रोडक्ट। दैट इज व्हाई इनिशियली इट रिक्वायर्स सम एक्टिवेशन एनर्जी टू फॉर्म द प्रोडक्ट। दैट इज व्हाई हाई टेम्परेचर इज favorable, but as soon as the temperature increases desorption will be started। ठीक है, इसलिए शुरू में टेम्परेचर चाहिए लेकिन बाद में पार्टिकुलर टेम्परेचर के बाद अगर टेम्परेचर दीजिएगा तो डिजॉर्प्शन होने लगेगा। क्यों होने लगेगा? क्योंकि केमिकल बॉन्ड ब्रेक करने लगेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हाई एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसके लिए हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, जस्ट बताया आपको, क्योंकि केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया। यह सरफेस एरिया पर ये भी डिपेंड करता है। लार्जर सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा से ज्यादा केमिकल एडजॉर्प्शन होगा। इट रिजल्ट इनटू यूनिमोलकुलर लेयर। व्हाई सो? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड।
एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गैस का एडजॉर्प्शन सॉलिड सरफेस पर ना, और यह कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। कुछ फैक्टर तो जस्ट अभी मैं आपको डिस्कस किया है, जैसे नेचर ऑफ गैसेज, जिसमें इजिली लिक्विफिएबल गैसेज होंगे, और इजिली लिक्विफिएबल गैसेज किसको कहते हैं, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई हो, ये ज़्यादा एडजॉर्ब होते हैं। ठीक है, दूसरा ये नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट पर भी डिपेंड करता है। आइए वन बाय वन करके हम लोग यहाँ पर सम अप करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या कहा जाता है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड, ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड एडजॉर्ब्स गैसेज टू सम एक्सटेंट। ठीक है, जितने भी सॉलिड सब्सटेंसेज हैं गैसेज को एडजॉर्ब जरूर करते हैं। हाँ, फर्क इतना है कि कोई कम एडजॉर्ब करता है, कोई ज्यादा एडजॉर्ब करता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं द फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड सरफेसेज। पहला है नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। यह नेचर एडजॉर्बेट के नेचर पर भी डिपेंड करता है। जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इजिली लिक्विफिएबल गैसेज जो होते हैं आसानी से एडजॉर्ब हो जाते हैं, और इजिली लिक्विफिएबल गैसेज का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, आपका हाई होता है। Physisorption is not very specific, hence every gases are adsorbed on the surface of every solid to lesser or greater extent. ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट। अंडर गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, easily liquefiable gases like ammonia, HCl, CO2 are adsorbed to a greater extent than the permanent gases like H2, O2, N2. Higher the critical temperature of the gas, more easily it will be liquefied and therefore more readily it will be adsorbed on the solid. ठीक है, while in the case of chemisorption gases are only adsorbed on the solid surface when it enters into chemical combination. chemisorption में आपका क्या होगा, तभी एडजॉर्प्शन होगा जब वहाँ केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, मतलब कि केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लेकिन फिजिजॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं होता है, किसी भी सॉलिड पर एडजॉर्प्शन हो जाएगा, चाहे वह कम हो या ज्यादा हो ना। दूसरा फैक्टर हो गया नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। दूसरा फैक्टर आपका क्या है, एडजॉर्बेंट है आपका। डिफरेंट एडजॉर्बेंट्स हैव डिफरेंट एडजॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। मानिए एडजॉर्बेंट के नेचर पर भी डिपेंड करता है, जो ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा उस पर ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा, जो ज्यादा पोरस होगा ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा, जो कम पोरस होगा कम एडजॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो मतलब कि ये नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट पर भी डिपेंड करता है। तीसरा फैक्टर है आपका स्पेसिफिक एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। स्पेसिफिक एरिया कहते किसको है, तो द अवेलेबल एरिया फॉर द एडजॉर्प्शन पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट। पर ग्राम एडजॉर्बेंट पर जो अवेलेबल एरिया है उसी को हम लोग स्पेसिफिक एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट कहते हैं। और यहाँ क्या कहा जाता है, क्या होगा, हायर द स्पेसिफिक एरिया ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। जिसका स्पेसिफिक एरिया ज्यादा होगा उसका एडजॉर्बिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगा। यह स्पेसिफिक एरिया क्या है, तो पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट में जो एरिया प्रोवाइड होता है एडजॉर्प्शन के लिए उसी को हम लोग स्पेसिफिक एरिया कहते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है आपका प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, जैसे आप पानी ले लीजिए और पानी में गैसेज ऊपर रहता ही है। ठीक है, गैस के ऊपर से कुछ डालिए, सपोज कि 250 ग्राम का एक वेट रख दिए, तो आप सपोज कि आप एक सिलेंडर ले लिए, एक पिस्टन ले लिए ना, और ऊपर से एयर तो रहेगा ही, थोड़ा पानी है कुछ एयर है, ऊपर से उसको हल्का सा प्रेशर दीजिए तो कुछ ना कुछ दबेगा। ठीक है, मतलब कि एडजॉर्प्शन वहाँ हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा और प्रेशर ज्यादा दे दीजिए तो पिस्टन जो होगा ज्यादा आपको क्या कहलाएगा, ज्यादा दबेगा, मतलब वहाँ और ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा। मतलब ये प्रेशर पर भी डिपेंड करता है ना। आइए इसको हम लोग देखते हैं। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाते चले जाएंगे तो एडजॉर्प्शन भी आपका बढ़ता चला जाएगा। तो अगर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ले लें और प्रेशर ले लें एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो जो प्लॉट आएगा उस रिलेशनशिप को, उस प्लॉट को हम लोग एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। व्हाट इज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, आइसो मींस सेम, थर्म मींस टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ना with respect to pressure is known as adsorption isotherm. A graph between amount
adsorbed by an adsorbent and the equilibrium pressure of the adsorbate at constant temperature is called adsorption isotherm. ये adsorption isotherm क्या है? It is a relationship between extent of adsorption x by m, जिसको हम इंडिकेट किए हैं, अमाउंट बोल रहे हैं, इसी को हम लोग एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बोलते हैं, और इसके और प्रेशर के बीच में अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, रिलेशनशिप निकालते हैं, उसी रिलेशनशिप को एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। where x is number of moles of adsorbate ना, और m क्या हो गया? मास ऑफ एडजॉर्बेंट, m हो गया आपका मास ऑफ एडजॉर्बेंट। अब आइए फ्रेडरिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेडरिक एक साइंटिस्ट का है नाम है। तो फ्रेडरिक का कहना था कि x by m, where x by m is known as extent of adsorption, where x by m is known as extent of adsorption, where x is क्या कहा जाता है? मास ऑफ एडजॉर्बेट, m मास ऑफ एडजॉर्बेंट, या मोल के टर्म से वो पिछले स्लाइड में आपको डिफाइन किया था। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p यानी प्रेशर रेज टू पावर 1 by n, वेयर n इज ग्रेटर देन 1, जहां n का वैल्यू हो वह 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिए ना, वह कांस्टेंट क्या है आपका? k है। अब देखिए where x is mass of gas adsorbed, m is mass of adsorbent at pressure p, k and n are constant which depends on the nature of adsorbent। k और n क्या है आपका? कांस्टेंट है। वह किस चीज पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट पर डिपेंड करता है। एंड द गैसेज एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब कि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट दोनों पर डिपेंड कर रहा है आपका k और n। ठीक है, अब आइए देखिए, अब हम लोग दोनों को मिला करके ग्राफ प्लॉट कर दिए। किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर दिए? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस एडजॉर्ब या एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ये क्या है? x अपॉन m। x क्या है? मास ऑफ एडजॉर्बेट, m क्या है? मास ऑफ एडजॉर्बेंट। ये हो गया, इस एक्सिस पर प्रेशर हो गया। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते चले जाइए ना, आपका एडजॉर्प्शन होता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि एडजॉर्प्शन जो होगा मैक्सिमम हो जाएगा, और उससे ज्यादा आप एडजॉर्प्शन नहीं हो सकता है। उस प्रेशर को हम लोग पीएस कहते हैं। जिस प्रेशर पर मैक्सिमम एडजॉर्प्शन हो जाए उस प्रेशर को हम लोग पीएस कहते हैं, सैचुरेशन प्रेशर कहते हैं। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बिकम्स कांस्टेंट, और वह कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो और एक चीज और देखिए, यहाँ पर 195 केल्विन है, तो ये ऊपर की तरफ है, एडजॉर्प्शन ज्यादा हुआ है। देखिए इतना एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इतना है। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाए हैं एडजॉर्प्शन घटता चला गया है ना, क्योंकि यह एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, डिजॉर्प्शन होने लगेगा। लेकिन पार्टिकुलर प्रेशर पर एडजॉर्प्शन मैक्सिमम होता है, उस प्रेशर को हम लोग सैचुरेशन प्रेशर कहते हैं। अब हम लोग ये क्या, जो इक्वेशन आपका था उसमें दोनों तरफ से लॉग ले लिए ना, लॉग ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? लॉग x अपॉन m इज इक्वल टू लॉग k प्लस 1 अपॉन n लॉग p, ये आ गया। और देखिए ये y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में है। किस फॉर्मेट में ये ग्राफ है? y बराबर mx प्लस c। y की जगह पर देखिए तो यहाँ पर क्या है? ये है आपका log x अपॉन m है y की जगह पर ना। ठीक है, m के जगह पर कौन सा है आपका? m के जगह पर देखिए ये हो गया आपका। ठीक है, और x के जगह पर कौन सा हो गया? ये हो गया आपका। और हाँ बेटा, log p हो गया। और ये क्या हो गया आपका? ये log k, ये c के जगह पर आपका log k हो गया। ठीक है, y के जगह पर log x अपॉन m हो गया, और 1 by n आपका m हो गया, और log p कितना हो गया? x हो गया। आइए इसका ग्राफ देखते हैं हम लोग। यही तो है आपका ग्राफ। log p ले लिए x एक्सिस पर, y एक्सिस पर log x अपॉन m ले लिए। ठीक है, अब आ जाइए, यहाँ पर बराबर का साइन दिला गया है, बराबर का साइन नहीं होगा, log x अपॉन m हो गया आपका। और इंटरसेप्ट हो गया, इंटरसेप्ट इसमें आपका कौन है? m है, नहीं सॉरी log p हो गया, तो यही आपका c के जगह पर इंटरसेप्ट हो गया आपका कौन सा? log k। तो देखिए यहाँ पर log k का वैल्यू लिख दिए। अब स्लोप देखना है, तो स्लोप कितना हो गया? 1 by n,
m के जगह पर आपका 1/n है, तो देखिए यही आपका 1/n हो गया। नेक्स्ट फैक्टर है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट फैक्टर क्या है आपका? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का इफेक्ट जो होता है फिजिजॉर्प्शन पर अलग होगा, केमिजॉर्प्शन पर अलग होगा। फिजिजॉर्प्शन पर जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाइएगा, सिंस इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डिजॉर्प्शन विल स्टार्ट, मतलब कि एडजॉर्प्शन घटने लगेगा। लेकिन वही केमिजॉर्प्शन में क्या होगा? इट रिक्वायर सम टेम्परेचर इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, देयरफॉर फर्स्ट इनिशियली rate of chemisorption will increase on increasing the temperature, then decreases। फिजिजॉर्प्शन का देख लीजिए, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, ये टेम्परेचर हो गया आपका, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है x/m, यानी कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो रहा है? देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर का ग्राफ है, डिक्रीज कर रहा है। लेकिन वहीं आप केमिजॉर्प्शन में देख लीजिए ना, केमिजॉर्प्शन में क्या हुआ है? जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं ना, एडजॉर्प्शन आपका बढ़ता चला गया है, मैक्सिमम हुआ है, और उस टेम्परेचर के बाद यह धीरे धीरे आपका क्या होने लगा है? डिजॉर्प्शन होने लगा है, घटने लगा है। कब? प्रेशर कांस्टेंट रहता है तब। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा ये हम लोग डिस्कस कर लिए। इसको हम लोग एडजॉर्प्शन आइसोबार कहते हैं। आइसो मीन्स सेम और बार मतलब प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए, मतलब द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोबार। ये सब क्या खोल करके रखे रहते, इसको ब्लॉक करो ये सब। Chemisorption isobar shows an initial increase with temperature and the extent expected decreases. The initial increase is because of the fact that the heat supplied acts as activation energy required in chemisorption। तो ये मैं डिस्कस कर ही दिया हूँ, मैं सीधे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहा हूँ। Solid can adsorb dissolved surface substances from the solution। चलिए आप आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, किससे पूछे? सुनिधि से। जैसे तुम्हारे यहाँ सुनिधि कोई गेस्ट गए, ठीक है, और तुम्हारे यहाँ चिकन बना है, चिकन खाती हो क्या? पहले ये बोलो सुनिधि, चिकन नहीं खाती हो? तब तुमसे ये नहीं, चलो तब तुमसे नहीं पूछता हूँ, मैं किससे पूछ लूं? अंकिता हो? अंकिता नहीं है सर। अंकिता आज नहीं जगी है, अच्छा चलो ठीक है। निधि सिंह, निधि सिंह, चलो तब किससे मैं पूछ लूं? गर्ल्स में कोई बोलिए नहीं रही है। हाँ अर्चना, अर्चना हो? यस सर। हाँ अब सुनो, तुमसे क्वेश्चन है। तुम्हारे यहाँ कोई गेस्ट गए और तुम्हारे यहाँ मुर्गा बना हुआ था, तुम्हारी मम्मी मुर्गा बना रही थी, वो नमक डाल दी, तुम गई और इतने में कुछ काम आ गया, दूसरे काम में लग गए, इतने में तुमको बोली कि थोड़ा चिकन बन रहा है देख लेना, ठीक है, और तुम देखे कि मम्मी पता नहीं नमक डाली है कि नहीं डाली है, वो भी नमक डाल दी, ठीक है, अब तुम वो चिकन खाने लायक रहेगा या नहीं रहेगा? तो एक्स्ट्रा नमक हो जाएगा। एक्स्ट्रा नमक हो जाएगा, तेज हो जाएगा, तो मैंने खिला पाएगा चिकन या गेस्ट भाग जाएंगे? बोलो सर उसमें पानी डाल के ठीक कर देंगे। पानी, अच्छा पलवी की आवाज है, पानी डाल दोगी तो फिर उसका जो क्या कहा जाता है, सूप जो होता है वो पतला हो जाएगा। सर उसको फिर गैस पे चढ़ा देंगे। गैस पर चढ़ाएगी तो नमक तो निकलेगा नहीं, कम हो जाएगा थोड़ा सा। नहीं नहीं होगा तो, नहीं तो डबल हो गया ना, तुम भी डाल दिए, तुम्हारी मम्मी भी डाल दी है नमक। देखो मैं उपाय बताता हूँ, लकड़ी के कोयला ले लो और लकड़ी के कोयला को धो दो और कपड़ा में बांध करके डाल दो ना, तो लकड़ी के कोयला क्या है? चारकोल है, ठीक है, एडजॉर्बेंट का काम करेगा, इट विल एडजॉर्ब द एक्स्ट्रा सॉल्ट प्रेजेंट इन द सूप ऑफ द चिकन। चिकन के जो सूप था उसका सारा नमक को खींच लेगा। अब चख लो, चख करके अंदाज से फिर से नमक डाल दो, ठीक है, और तुम्हारा काम चल जाएगा। एक मेथड ये हो गया। दूसरा तुम्हारा मेथड क्या हो गया?
दूसरा मेथड क्या हो गया, आलू बॉयल करके उसमें डाल दो, ठीक है, वो क्या होगा, जो नमक जो था उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तीसरा मेथड इसका क्या हो गया, आटा सानोगे ही रोटी बनाने के लिए, ठीक है, उसका लोइया डफ जो हो गया, डो जिसको बोलो या डफ बोलो, ठीक है, उसको डाल दो, तो जो एक्स्ट्रा नमक होगा एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हम बताना क्या चाह रहे हैं, सॉलिड कैन एब्जॉर्ब डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेज फ्रॉम द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में अगर कोई डिजॉल्व्ड सॉलिड सब्सटेंसेज अगर हो तो कोई दूसरा सॉलिड जो होता है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, एंड इट कैन बी रिटेन इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म की तरह जैसा था उस फॉर्मेट में इसको हम लोग लिख सकते हैं। कैसे, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन यानी x अपॉन m इज इक्वल टू k ना into c to the power 1 by n where n is greater than 1, where what is c is concentration। सॉल्यूशन है इसलिए हम लोग प्रेशर वर्ड यूज नहीं किए ना, कौन सा वर्ड यूज किए, कॉन्सेंट्रेशन यूज किए। तो जिस तरह से वहां प्रेशर और टेम्परेचर को प्रेशर पर डिपेंड कर रहा था एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म में, उसी तरह से ये कॉन्सेंट्रेशन पर, मतलब कि सॉल्यूशन से भी आपको सॉलिड सब्सटेंसेस जो डिजॉल्व होते हैं एडजॉर्बेंट उसको एडजॉर्ब करके हटा सकता है। यहाँ पर P था, P की जगह पर हम ले आए हैं सीधे C, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन ना, इसका क्या क्या एप्लीकेशन है। इन्हें इन क्लिंचिंग ऑफ शुगर, रॉ शुगर जो होता है ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, उसको प्यूरिफाई करना हो, ब्राउन कलर हटाना हो तो उसमें हम लोग चारकोल डाल करके उसको व्हाइट में बदल देते हैं। दूसरा हो गया इन गैसियस मास्क, पोल्यूशन ज्यादा रहता है तो उसमें हम लोग करते हैं कि हम मास्क पहन कर चलते हैं, तो मास्क में देखिएगा कि इतना बड़ा कटोरी की तरह रहता है प्लास्टिक का लगा हुआ ना, उसमें चारकोल भरा हुआ रहता है, जो पॉइजनस सब्सटेंसेज एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, पोल्यूटेंट प्रेजेंट है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये उसमें इसका यूज हो जाता है। नेक्स्ट है आपका कैटलिस्ट, यह कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर, यह इंडिकेटर का भी काम करता है। नेक्स्ट है आपका क्रोमेटोग्राफी, यह क्रोमेटोग्राफी में भी काम करता है। तो क्रोमेटोग्राफी 11th में पढ़ाया हूँ ना, जैसे कोई हम लोग को दो डिफरेंट सब्सटेंसेज है घुला हुआ है सॉल्यूशन में, अलग है, और स्पेशली कलर को जैसे क्लोरोफिल को करना हो अलग तो उसको अलग कर सकते थे, इंक के कंपोनेंट को अलग करना हो तो क्रोमेटोग्राफिक पेपर पर उसको अलग करते थे, या फिर हम लोग कोई सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट प्रेजेंट है तो हम लोग करते क्या थे, एक क्रोमेटोग्राफिक कॉलम लेते थे, उसमें सिलिका जेल डाल देते थे या एक्टिवेटेड चारकोल डाल देंगे या दूसरा सुटेबल चारकोल डाल देंगे उस कॉलम में और सॉल्यूशन को डाल देंगे ना, तो जो कंपोनेंट है वो डिफरेंट हाइट पर जाकर के एडजॉर्ब हो जाता है। अब हम लोग इल्यूएंट लेते थे और इल्यूएंट डालते थे, इल्यूएंट किसको कहते, सॉल्वेंट को कहते, जिसमें एक कंपोनेंट डिजोल्व करेगा दूसरा नहीं करेगा, तो एक को डिजोल्व करके बाहर कर दिया और जो रह गया उसको हिट करके या डिजॉर्प्शन करा करके उसको अलग कर दिया। तो वहां पर क्रोमेटोग्राफी में इसका एडजॉर्प्शन का कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में जो हार्डनेस प्रेजेंट रहता है, ठीक है, उसको हम लोग रिमूवल में 11th में पढ़े थे, उसको हम लोग सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में इसका यूज होता है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ वैक्यूम, कहीं पर हाई वैक्यूम क्रिएट करना हो तो हम लोग वैक्यूम पंप लगाते हैं, तो कुछ ना कुछ डिजॉर्प्शन करा के गैस निकाल देगा, वहां से सारा वैक्यूम क्रिएट होगा। लेकिन हाई लेवल का वैक्यूम क्रिएट कराना हो तो हम लोग उसमें चारकोल डाल देंगे, तो जो बचा खुचा गैस है उसको भी एब्जॉर्ब करके वो हटा देगा, वैक्यूम क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट है पेंट इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री में भी एब्जॉर्प्शन का काम होता है, यूज होता है ना, इन रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम द एयर इन स्टोरेज ऑफ डेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट। तो जस्ट हम लोग थोड़ा देर पहले मैं आपको बताया था कि जो इंस्ट्रूमेंट आता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसमें सिलिका जेल छोटा छोटा पोटली बना करके ना बालू की तरह रहता है सिलिका जेल, उसको डाला हुआ रहता है ताकि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले, उसमें आने नहीं दे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कैटालिसिस, तो कैटालिसिस आज पढ़ा दो या मतलब जो नहीं पढ़ाया हूँ पिछले स्लाइड में कैटालिसिस क्या है ये सब डिस्कस कर चुका हूँ, या आज छोड़ दो फिजिक्स के लिए? अब छोड़ दीजिए हाँ सर। बेटा छोड़ देता हूँ, देख लेता हूँ फिजिक्स सर भेजे कि नहीं तुम लोग को मैसेज अभी तक। फिजिक्स सर का अभी तक लगता है नहीं आया है, अब तो ऊपर ही माता है,
ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा आइडिया देकर के छोड़ देते हैं कैटालिसिस में। Substances which alter the rate of chemical reaction and themselves remain chemically and quantitatively unchanged after the reaction are known as catalyst and the phenomenon is known as catalysis। ठीक है, तो कैटालिसिस वर्ड कैटालिस्ट से आया है ना। इसमें आपका होता क्या है, यह अपने केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेगा ना, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। और इसके जो कैटालिसिस के जो एक्टिविटी है, इसी चीज को हम लोग क्या कह दिए, कैटालिसिस कह दिए। ठीक है, और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कैटालिसिस से। टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट कल मैं पढ़ा चुका हूँ, कौन कौन, होमोजीनस और दूसरा हेट्रोजीनस ना। होमोजीनस कैटालिसिस और होमोजीनस कैटालिसिस क्या है, अगर आपका रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों एक फेज में हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनस कैटालिसिस कहते हैं। जैसे देख लो, यही एग्जांपल मैं कल दिया था, एकदम सेम। ठीक है, कौन कौन, SO2 प्लस O2 अगर कंबाइन करा दो तो यह किस चीज में बदल जाएगा, आपका SO3 में बदल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पर गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी गैस है, ये सब क्या हो गया आपका, गैस फेज में है, होमोजीनस कहला जाएगा। और हेट्रोजीनस का एग्जाम्पल फिर देंगे। ठीक है, तो कहीं से फोन आ रहा है, हो सकता है आपका क्लासेज का टाइम हो गया, यहीं पर आपको रोकता हूँ आज। ठीक है, धन्यवाद, ईश्वर आपका भला करें, खुश रहिए, पढ़िए लिखे खूब बढ़िया से मेहनत कीजिए।